हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है, गैप फिजिक्स से। तो आज हम फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे। ट्राई करेंगे कि 2-3 क्वेश्चन डिस्कस हो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन के बारे में आज बात करते हैं। पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसे बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात हम करें, ये 2 वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है समथिंग विच इज रिलेटेड टू चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट पे। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम चार्ज को रेस्ट में रख के पढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को रेस्ट में रख के बात करते हैं। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज बोल सकते हैं वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। या बोल सकते हैं अगर कोई दूसरा चार्ज उसके रीजन में आएगा तो वो इस इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करेगा, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को। सो चार्ज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बातें कुछ हैं कि चार्ज जो होता है हमारा प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और यूनिट की अगर बात करें हम, तो यूनिट होता है कूलम। कूलम, ठीक है, सी से लिखेंगे इसको। अब ये तो ऐसा ही यूनिट है, सीजीएस होता है इसका। उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी ईएसयू बोलते हैं। और ये होती है 3 × 10⁹ ईएसयू जो होगा वो बराबर होगा 1 कूलम। सो प्रॉपर्टीज़ में हम बात करेंगे कि जो हमारा चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है। कंजर्व होगा मतलब चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होता है, इस बात का ये मतलब है, आपने पहले भी सुना होगा कि ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट चार्ज का। यानी ये जो हमारा n है वो बिलोंग्स टू इंटीजर है, यानी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। हालांकि रिसेंट डेज में क्वार्क और एंटी क्वार्क पाए गए हैं E/3 या -2E/3 के फॉर्म में। बट ये चार्ज चूँकि स्टेबल नहीं होते हैं इसलिए इनके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं। सो क्वांटाइज्ड अभी भी सही है। आगे बात करें अगर कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो क्रिएट करेगा, चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ क्रिएट करेगा। मोशन का मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरा मतलब है। अगर ये वेरिएबल वेलोसिटी से हो तो बात अलग हो जाएगी। अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो चार्ज की तो वेरिएबल के केस में ईएम वेव प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। सो क्लियर होगा ये आपको। अब आगे अगर बात करें तो चार्ज के मोशन के वजह से, मतलब ऐसा अगर बोले चार्ज मोशन कर रहा है तो उसके अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ठीक है, तो चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। चार्ज के टाइप के बारे में यहीं पे बात कर लेते हैं। जनरल 2 तरह से चार्ज पड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम अगर 2 लाइक नेचर के चार्ज अगर हम बोलें तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक नेचर के चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये रिपेल कर रहा था और ये अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, सो ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था। मेथड ऑफ चार्जिंग थोड़ा सा देख लीजिए। मेथड ऑफ चार्जिंग,
चार्जिंग के कुछ मेथड्स हैं, जैसे एक बॉडी को चार्ज हम कैसे कर सकते हैं, है ना। थर्मियोनिक इमिजन, थर्मियोनिक इमिजन क्या है? थर्मियोनिक इमिजन में एक मेटल शीट को अगर हम हीट देंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे और एक्साइटेड होके ये बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, यानी ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा है, बहुत पॉपुलर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम सुना होगा आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होगा, मेटल शीट फिर से लेंगे और इस पर सफिशिएंट या हाई फ्रिक्वेंसी जनरली बोलेंगे, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होगा HF या HC अपॉन लैम्डा। सो हाई फ्रिक्वेंसी या लो वेवलेंथ का इस पे जो रेडिएशन की लाइट इंसिडेंस होगी, फिर से इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे और एक्साइटेड होके ये बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यहाँ फिर से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सो चार्ज क्रिएट करने का ये दूसरा तरीका। तीसरा एक और हो सकता है, फील्ड इमिजन कहेंगे उसको। फील्ड इमिजन में क्या होगा, मेटल शीट के बाजू में जैसे ही हम एक चार्ज शीट लेके आएंगे, बहुत सारा चार्ज होगा प्लेट पे, तो इसके इलेक्ट्रॉन देख के ईजिली क्या होंगे, इसके तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ये बार बार जो बात कर रहे हैं कि हम चले जाएंगे ना, अगर हम मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, सारा फिर से यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेथड है फील्ड इमिजन का। चौथा पॉपुलर है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन में दो बॉडी को कांटेक्ट में आना पड़ेगा। पहले से बता दूं, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, हम यहाँ एक न्यूट्रल बॉडी को लेके आते हैं, मतलब कंडक्टर नहीं है बट न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि चार्ज जीरो है। न्यूट्रल का मतलब है कि जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। सो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को मैं इसके कांटेक्ट में लाऊंगा तो कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। वजह है कि यहाँ पे पॉजिटिव को तो के बाजू में नेगेटिव क्रिएट हुआ होगा और इधर पॉजिटिव। जैसे ही कांटेक्ट में होगा कुछ इसके नेगेटिव को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, तो दोनों को अगर मैं सेपरेट कर लूँ तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर ये आइडेंटिकल होगा, दोनों बॉडी आइडेंटिकल होगा, अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज हमने पहले वाले बॉडी पे रखा हुआ था और ये न्यूट्रल को कांटेक्ट में लाया था, तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल एक जैसे हैं। ठीक है, अगर दूसरा रहा तो फिर पोटेंशियल और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का हेल्प लेना पड़ेगा। अगला मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन कंडक्शन में देखो, जैसा हमने देखा कि बॉडी के टच की वजह से ये चार्ज आया था। कंडक्शन में ऐसा हुआ, इंडक्शन में ऐसा नहीं है। इंडक्शन में अगर हमारे पास एक मेटल शीट है, बाजू में एक हम पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे तो सारे के सारे इसके इलेक्ट्रॉन बालकनी में आ जाएंगे इसको देखने के लिए। सो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब हम चाहें कि इस चार्ज के वजह से इस वाले को अगर हम अर्थिंग कर दें तो ये सारा का सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये अब ये फुली नेगेटिवली चार्ज हो गया ये मेटल। तो यहाँ पर विदाउट टच था, विदाउट टच, तो बिना टच कराए भी चार्ज हमने क्रिएट किया, वो मेथड है इंडक्शन। लास्ट बट नॉट लिस्ट हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पॉपुलर है। पहले जब आग नहीं होती थी तो जंगल में हम दो पत्थर या दो लकड़ी को आपस में रब करते थे। तो मान लो हमारे पास एक ये बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है, दोनों को ए बॉडी और बी बॉडी हमने रब करा। मान लो एक पॉजिटिव हो गया रब करने के बाद और एक नेगेटिव हो गया। सर ऐसे कैसे हो जाता होगा? जैसे ग्लास है, 7-8 से यहाँ पढ़ते आ रहे हैं इसको, और ये हमारा सिल्क है। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन, जैसे इनको आपस में अगर हम रब करें तो सिल्क ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
यहीं ग्लास कम है तो ग्लास इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा, इस वजह से ये नेगेटिव हो गया, और ये चूँकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था इस वजह से पॉजिटिव हो गया। चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज कभी भी देखो इलेक्ट्रॉन के गेन या इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की वजह से ही आता है। अगर किसी बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो नेगेटिव, और डिफिशियंसी है तो वो पॉजिटिव। तो ये है मेथड ऑफ चार्जिंग। हमने 6 मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं हम सीधे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये एक्सपेरिमेंटली बताया गया था, कोई इसका प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अगर 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r सेपरेशन पर है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं हम, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन दोनों को जोड़ने पे आएगा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सो K को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई सॉरी एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ सो वो आएगी 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। डायरेक्शन अगर हमें लिखना होगा तो मैं डायरेक्शन लिखूँगा, वेक्टर फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे दिखाना है, मान लो मेरे पास ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, तो मुझे बताना पड़ेगा कि Q1 की वजह से Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है। सो मैं लिखूँगा F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं लिख दूँगा R कैप। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं K Q1 Q2, वेक्टर को लिखने का तरीका है वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, पहले से R स्क्वायर है नीचे, तो आ जाएगा K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन में R क्यूब। ये हो गया हमारा फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब अगर मैं Q2 की वजह से Q1 पे बोलता तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाता, यानी विथ नेगेटिव साइन हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। सो समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो मेरे पास एक चार्ज है 2 मिली कूलम, दूसरा चार्ज है -3 माइक्रो कूलम, इनके बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि फोर्स बताओ, और मैं इसका कोऑर्डिनेट दे दूँ 2,3,4, और इसका कोऑर्डिनेट दे दूँ 4,5,5, और मैं बोलूँ 3 पे बताओ 2 की वजह से कितना फोर्स होगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो अवे होता, अब ये नेगेटिव है तो 2 की तरफ ही लगेगा। ठीक है, हालांकि मैं इसको बिना ये नेगेटिव साइन लगाए ही बता सकता हूँ। ये इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है। सो आर वेक्टर हमारा हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहाँ से आर का मोड आ जाएगा √4 + 4 + 1 √9 यानी 3, मैग्नीट्यूड हो गया 3। फाइनली फोर्स आ जाएगा हमारा K Q1 Q2। सो मैं डायरेक्ट K ना लिख के 9 × 10⁹ लिख दूँ। Q1 है 2 मिली कूलम 2 × 10⁻3, Q2 है 3 × 10⁻6 माइक्रो है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर था तो। सो अब मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ।
ये हमने सॉरी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो मैं डायरेक्ट आर क्यूब कर देता हूँ, इसका क्यूब कर देता हूँ और यहाँ वेक्टर में मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, यानी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये है लिखने का तरीका। होप अब आगे आप कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ अच्छे सवालों की बात करूँ, ये तो बेसिक था। अगर मैं बोलूँ कि एक यूनिफॉर्म रॉड है मेरे पास, है ना, जिसका चार्ज है Q, लेंथ है L, ये क्या है? यूनिफॉर्म रॉड। इस रॉड से A डिस्टेंस पर एक चार्ज Q रखा है, तो इस Q की वजह से इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, सिंपल में ये पूछ रहा है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस Q चार्ज से, जैसे आपके मन में आया होगा कि इसका मिड पॉइंट ले लूँ और फटाक से बता दूँ, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और आपको पता है कि एक्सटेंडेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम नहीं निकाल सकते हैं, हम पॉइंट चार्ज के लिए। तो क्यों ना हम इस वाले चार्ज से x दूरी पे जाएं और छोटा सा कट लगाएं। छोटा सा कट मतलब dx का, और इस पे चार्ज हम dq मान लेते हैं। अगर इसका लेंथ है dx तो हम लिख सकते हैं dq अपॉन में dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा बोलते हैं, हम लिख सकते हैं q अपॉन l, यहाँ पे दिया हुआ है। तो छोटा सा चार्ज dq आ जाएगा यहाँ से, q बाय l इंटू dx। अब तो अब यहाँ से हम dq और ये q के बीच का फोर्स निकालना है। तो मैं F लिख सकता हूँ डायरेक्ट, K Q1 Q2, एक है Q दूसरा है dq, अपॉन इनके बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक मैंने x माना था, तो x स्क्वायर। अब ये छोटा सा चार्ज की वजह से ये छोटा सा फोर्स होगा, इसलिए मैंने इसको df लिख लिया। अब बारी है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, कहाँ से कहाँ तक। देखो रॉड स्टार्ट हो रहा है A से A प्लस L तक, तो इंटीग्रेशन करूँगा A टू A प्लस L। सो फाइनल हमारे पास है K Q। अच्छा dq को क्या लिख सकते हैं, dq को मैंने पहले लिखा है Q अपॉन L इंटू Q अपॉन L इंटू dq की जगह पर मैंने लिख दिया Q अपॉन L इंटू dx। सो 1/x स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रेट करते हैं इसको A से लेके A प्लस L तक, फाइनल आ जाएगा K Q अपॉन L। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/-x, A से लेके A प्लस L। माइनस को अगर मैं बाहर कर दूँ तो अपर लिमिट वाला बाद में हो जाएगा, लोअर लिमिट की जगह पे चला जाएगा। सो मैं डायरेक्ट माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ठीक है। सो 1/a माइनस 1/a प्लस L। अब डायरेक्ट मैं इसका एलसीएम लिख सकता हूँ K Q अपॉन L इंटू ये हो जाएगा A प्लस L माइनस A अपॉन A इंटू A प्लस L। A से A कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल, फाइनल जो रिजल्ट आया वो मेरा आ गया K Q अपॉन A इंटू A प्लस L। सो ये है हमारा ठोस, जो हम पॉइंट चार्ज और रॉड के बीच बता सकते हैं। सो ऐसा है, आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक और अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं एक रिंग ले लूँ, ठीक है, और इस रिंग के एक्सिस पर मैं एक रॉड रख देता हूँ, है ना। PQ रॉड है जिसका लेंथ है R, इसका रिंग का ये है रिंग है, रिंग का भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है Q और रेडियस है R, और इसके एक्सिस के अलॉन्ग हमने एक PQ रॉड ले लिया है, और दोनों के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में मैं आपसे पूछूंगा। सो आप बताइए, पॉज करके आप बना सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। चूँकि मुझे रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे फील्ड पता है, एक्स डिस्टेंस अपार्ट। मैं आपसे अगर पूछूं कि फील्ड यहाँ पे कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे फील्ड जो होगी वो होगी K, अगर इस पर चार्ज Q है तो Q x अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और मुझे पता है फोर्स होगा Q इंटू ई। सो इस पे भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे PQ पॉइंट है बट इस पे भी Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो हम इसको लिखेंगे, इसका लेंथ r है। सो हम यहाँ से x दूरी पर जाएंगे और dx छोटा सा पार्ट काटेंगे और dx का चार्ज हम dq बोलेंगे। सो dq अपॉन dx इज इक्वल टू q अपॉन r। हम लिख सकते हैं q अपॉन r क्योंकि पूरा चार्ज q है और इसका लेंथ है r। सो dq की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन r इंटू dx, यहाँ से dq निकल गया। अब इस dq चार्ज जो कि इसका चार्ज है, इस पे यहाँ पर फील्ड कितना होगा और फील्ड की वजह से फोर्स कितना होगा। सबसे पहले अगर मैं फील्ड लिखूँ, फील्ड होगा k, इसकी वजह से इस क्यू चार्ज की वजह से, रिंग की वजह से k q, और ये डिस्टेंस है x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब मुझे चाहिए फोर्स, फोर्स हो जाएगा छोटा सा e इंटू डी क्यू। ई तो हमने निकाल रखा है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी क्यू। डी क्यू की जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन आर इंटू डी एक्स। अब बारी है इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन हम कर देंगे 0 से लेके r तक, क्योंकि लेंथ जो है इस रॉड का है r। तो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा यहाँ से, देखिए हम लिख सकते हैं k कैपिटल Q स्मॉल q, और x dx को अलग कर लिया हमने। नीचे आ गया हमारा r इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब बारी है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन मुझे करना है 0 से लेके r तक, क्यों ना हम कुछ अजूम करें। सो हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर थोड़ी देर के लिए अजूम करेंगे। सो यहाँ से r कांस्टेंट है, तो 2x dx हो जाएगा हमारा 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, यानी x dx की जगह पे t dt रखेंगे और इसकी जगह पे t स्क्वायर रखेंगे। जैसे ही मैं ये रखूँगा, इंटीग्रेशन 0 से r k q q, x dx की जगह पे मुझे रखना है t dt, और नीचे एक r है तो r को भी मैंने लिख दिया। यहाँ पर आएगा, इसकी जगह पे आएगा t स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, t टू दी पावर 3, एक t से एक t कैंसिल हुआ, t स्क्वायर। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे बहुत अच्छे से पता है, कितना आता है -1/t, जैसे 1/x स्क्वायर का -1/x होता था। सो हम लिख सकते हैं k q अपॉन r। ये लिमिट चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, बट मैं उसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखना चाहूँगा। आ जाएगा इंटीग्रेशन मेरा 1/t, t आया, t की जगह पे मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता था रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो रूट अंडर आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से लेके r तक। सो फाइनली आ गया k q अपॉन r। यहाँ पे भी हम साइन चेंज कर सकते हैं। सो पहले हम डालेंगे x की जगह पे 0, तो x की जगह पे जैसे ही मैं 0 डालूंगा तो आ जाएगा 1/r, माइनस x की जगह पे जैसे ही डालेंगे अपन r r डालेंगे तो 1/√2 टाइम्स r। r अगर मैं कॉमन ले लूँ, सो k q अपॉन r पहले से था तो r स्क्वायर 1 - 1/√2, यह है हमारा फाइनल आंसर। सो रिंग और रॉड के बीच लगने वाला फोर्स हो जाएगा इतना। क्लियर? आपको पसंद आया क्वेश्चन? आगे चलेंगे आगे। अब कुछ इसमें और सवाल बनाए जा सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर एक पॉइंट चार्ज है 2 +q और एक और चार्ज है +q, इनके बीच का सेपरेशन हमने मान लिया 2a है। इनके मिड पॉइंट पर हमने एक चार्ज स्मॉल q रखा और हमने इसको x के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूंगा, इनके बीच का रिपल्सन बढ़ेगा। मान लीजिए इधर लगने वाला फोर्स हमने बोल दिया F1 है और इधर लगने वाला फोर्स F2 है, इन दोनों की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। सो ये x के अलोंग आई थिंक ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगी। तो क्वेश्चन है, इफ़ q इज
slightly displaced along x-axis. So prove that charge q perform SHM simple harmonic motion and also find, अगर SHM करेगी सो बताना है आपको टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड इजी सवाल होगा आपके लिए। अगर मैंने बोला कि इधर लगने वाला फोर्स ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, तो जैसे ही x डिस्प्लेस करूँगा मिड पॉइंट से और इस चार्ज के पास चला जाएगा, यानी F1 बड़ा होगा F2 से। पहले मैं F1 लिखना चाहूँगा। अब ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक a माइनस एक्स, मिड पॉइंट है तो a होगा डिस्टेंस दोनों से, और ये इससे दूर हो गया, सो इसका डिस्टेंस अब होगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस एक्स। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि F1 की वैल्यू आ जाएगी k क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली F2 आ जाएगा k क्यू अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि F1 बड़ा है F2 से, सो नेट फोर्स में लिख सकता हूँ डायरेक्ट F1 माइनस F2, और यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा k क्यू 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ k क्यू और यहाँ एलसीएम आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जैसा देख रहे हैं a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 2x प्लस 2x ऊपर होगा k क्यू इंटू 4ax अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ और पता है मुझे कि x इज़ वेरी वेरी लेस देन a, सो मैं यहाँ वाला x को नेग्लिजिबल कर सकता हूँ। फाइनल मेरे पास होगा k 4k क्यू ax अपॉन a टू द पावर 4, एक a कैंसिल होगा, a टू द पावर 3 आ गया, यहाँ से आ गया 4k क्यू x अपॉन a टू द पावर 3, ये आ गया हमारा फोर्स की वैल्यू। फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है मेरा 4k क्यू अपॉन ma इंटू एक्स। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 4k क्यू अपॉन ma, और ओमेगा अगर पता है तो टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, यानी 2 पाई रूट अंडर ma अपॉन 4k क्यू। फाइनल ये होगा हमारा टाइम पीरियड। सो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर सकते थे, जैसे मैंने एक्स के लॉन्ग बोला, इसमें अगर मैं दोनों पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन स्टिल 2a है। अगर मैं बोलूं कि एक माइनस क्यू चार्ज को, यहाँ पर एक मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, अगर मैं इसको स्लाइटली y के लॉन्ग डिस्प्लेस करूँ, अगर ये डिस्टेंस y है, यहाँ पर अगर मैं माइनस क्यू को डिस्प्लेस करूँ तो क्या होगा। सो अगर आप देख पा रहे होंगे ये y के लॉन्ग ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये इसको इधर खींच रहा होगा, ये इसको इधर खींच रहा होगा, ये f, ये भी f। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूँ ये भी थीटा है, सो मैं अगली बार बोल सकता हूँ कि ये भी थीटा है। तो f का इधर कंपोनेंट f कॉस थीटा और नीचे की तरफ होगा f साइन थीटा। सिमिलरली इधर होगा f कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, और नीचे एक और f साइन थीटा होगा, सो 2f साइन थीटा। नेट फोर्स जो मेरा आ जाएगा 2f साइन थीटा। अब मुझे पता है कि ये डिस्टेंस y है और ये a है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मैं बोल सकता हूँ कि 2f की जगह पर लिखूँगा k क्यू अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये डिस्टेंस था, इनके बीच का सेपरेशन था, और f लिख दिया हमने। अब साइन थीटा कितना होगा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेनियस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। यहाँ से हमारा नेट फोर्स आ गया जो इक्वल है मास इंटू एक्सेलरेशन के, आ गया है 2k वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से डायरेक्ट हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और अगर मैं यहाँ से एलिमिनेट करूँ y इज़ वेरी वेरी लेस देन a, सो मैं लिख सकता हूँ 2k अपॉन y, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ a को एलिमिनेट मैंने कर दिया तो y टू दी पावर 3, और ऊपर भी एक y है, सॉरी एक ही बात हो रही थी ना, y स्मॉल है ना, y इज़ वेरी वेरी लेस देन, तो y को एलिमिनेट करूँगा तो a टू दी पावर 3 आएगा, और ऊपर है y, तो एक पहले से a था, यहाँ पर एक a था, सो एक a था ना, 2k सॉरी a नहीं था, सो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन था तो मास एक आ जाएगा यहाँ पर। सो फाइनली a बराबर मैं ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई लिखूँगा, ओमेगा की जगह पे मेरे पास ऑप्शन है √2k अपॉन ma3। फाइनल हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 2π/ओमेगा 2π √ma3 अपॉन 2k। सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से समझ सकते हैं, हम x के लॉन्ग या y के लॉन्ग दोनों ऑसिलेट करा सकते हैं। और भी अच्छे सवाल इसमें पॉसिबल हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बेसिक से सवाल, अगर हमारे लिए प्लस क्यू चार्ज के अलॉन्ग एक माइनस क्यू चार्ज है हमारे पास, जिसका मास m है, और ये प्लस क्यू के अबाउट ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है v0 वेलोसिटी से, तो आपको बताना है v0 कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे पता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको सेंटीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, सो k अपॉन, यहाँ तक का सेपरेशन अगर रेडियस r है, सो k अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर या v0 स्क्वायर अपॉन r, एक r से r कैंसिल, सो मैं v0 की वैल्यू बोल सकता हूँ k अपॉन m इंटू r √अंडर। एक बार वेलोसिटी पता है आपको तो आप ओमेगा भी बता सकते हो v0 अपॉन r, और ओमेगा पता है तो आप टाइम पीरियड भी बता सकते हो। सो इस तरीके के कुछ बेसिक सवाल और भी आप कर सकते हो। एक जो पॉपुलर और सवाल है जो हर बार आप देखे होंगे, अगर हमारे पास दो चार्ज बॉल हैं हमारे पास, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मान लीजिए इंक्लिनेशन थीटा है, और इस चार्ज है q मास m, इस पे भी चार्ज है q मास m, तो ये एक दूसरे से सेपरेटेड है बिकॉज ऑफ सेम नेचर के चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अब ये सेम सेटअप को मैं लिक्विड में ले जाके रख देता हूँ, सेम सेटअप को अगर मैं लिक्विड में ले जाके रख दूँ, सेम सेटअप को मैंने बोला कि अगर मैं लिक्विड में ले जाकर रख दूँ, और लिक्विड की डेंसिटी रो हो, और मैंने बोला है कि इसका इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज़ थीटा चेंज नहीं हो रहा है। सो इस सॉलिड बॉल है, ये सॉलिड बॉल की डेंसिटी मैं सिग्मा मान लेता हूँ। सो इस पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। सो बात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है तो मैं थोड़ा की पॉइंट बताऊंगा। ऊपर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात की, एयर या वैक्यूम में मैंने फोर्स बता दिया आपको। मीडियम में कितना फोर्स होता है वो समझते हैं। मीडियम में मान लो मैं दो चार्ज को Q1 Q2 को पानी में रखता हूँ, पानी एक मीडियम है यानी वाटर में। तो वाटर में क्या होगा कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल ना डाइपोल के स्टेट में ना इस चार्ज के आजू बाजू ऐसा बन जाते हैं। जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ सारे के सारे नेगेटिव पोल और उसके अपोजिट वाले पे पॉजिटिव पोल, इस तरीके का घेरा बना लेंगे। अच्छा, इस मीडियम के लिए मैं कुछ डिफाइन करूँगा एप्सिलॉन, या इसी को हम डाइलेक्ट्रिक के बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम को
कि कितना ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर परमिटिविटी किसी मीडियम का ज़्यादा है तो इससे ये मतलब है, पहले मान लो इनिशियली जो फोर्स लगता था वो F था, अभी आप क्या करेगा कि ये वाला F जो इनके बीच लगने वाला फोर्स था उसको कहीं ना कहीं ये पोल वाला जो फोर्स है वो थोड़ा अपोजिट लग के कुछ ना कुछ इस फोर्स को कम कर देगा, कुछ ना कुछ इसको घटा देगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा परमिटिविटी होगा मोर मीडियम पोलराइज्ड, और जितना ज़्यादा मीडियम पोलराइज्ड होगा इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा वो फोर्स को घटाएगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि एयर या वैक्यूम के अलावा दुनिया का कोई भी मीडियम हो उसमें फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्लियर है? सो ये की पॉइंट था। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के, यानी एयर या वैक्यूम का ये फोर्स है उसका 1/k टाइम्स इतना से डिक्रीज हो जाएगा मीडियम का फोर्स। सो डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करने का तरीका है रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे अपन लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी को ही बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये की पॉइंट था। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें बताना है कि हम जिस मीडियम में इस बॉल के सेटअप को लेके जा रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो समझते हैं, ये क्वेश्चन बार बार दिखता है, हमें सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है। सो आज हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए सो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इसमें अगर टेंशन T है, वो एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी ये एंगल थीटा होगा। T का इधर कंपोनेंट होगा T cos ऑफ थीटा, इधर होगा T sin थीटा। इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। सो डायरेक्ट बोल सकता हूँ T sin थीटा इज इक्वल टू Fe और T cos थीटा इज इक्वल टू, इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg। इन दोनों को डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। अब वाटर में क्या होगा यार, जैसे ही हम देखेंगे वाटर में, तो पहली बात तो वेट ही mg से कम हो जाएगा, ऊपर एक बायोन्सी फोर्स लगेगा, कितना रो Vg, या हम इसको लिख सकते हैं रो वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं सॉलिड का मास अपॉन सॉलिड की डेंसिटी। सो अब ये टेंशन होगा, ऊपर लगेगा T डैश, नया टेंशन मानते हैं T डैश कॉस ऑफ थीटा, और इधर होगा T डैश साइन थीटा। और इधर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले सिर्फ F था, अभी Fe अपॉन K लगेगा, जैसा कि हम पहले बता चुके थे आपको, मीडियम में फोर्स घट जाता है 1/k टाइम्स। सो यहाँ पर आ जाएगा T डैश साइन थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन K, और T डैश कॉस थीटा आएगा हमारा T डैश कॉस थीटा, mg में से ये घटाना है हमको, तो mg कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ये आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से tan थीटा जो आएगा वो आ जाएगा Fe अपॉन K इंटू mg 1 माइनस रो बाय सिग्मा। और अगर मैं बोलूँ कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो दोनों का tan थीटा इक्वल होगा। सो Fe अपॉन mg इज इक्वल टू Fe अपॉन K mg 1 माइनस रो बाय सिग्मा, mg Fe कैंसिल, K यहाँ चला गया, K की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 माइनस रो बाय सिग्मा, या डायरेक्ट बोलूँ तो सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, ये हो जाएगा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ पे इतने क्वेश्चन बहुत हैं। सो फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करो बाकी अपने फ्रेंडों को भी।